नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल सिंघवी, रक्त रोग विशेषज्ञ, आज आपसे फिर बातें कर रहा हूँ। अब कोविड के बाद डेंगू की महामारी ने हमें घेर लिया है। सब तरफ अफरा-तफरी मची हुई है। क्या करें और क्या ना करें? तो आज हम आपसे 3 बातें कहेंगे, जो कि डेंगू में आपको नहीं करनी चाहिए। तो डेंगू में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ जो नहीं करनी है वो ये है कि हॉस्पिटल में हर किसी मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके परिवार में किसी को भी डेंगू हुआ हो तो आप उसे अपने डॉक्टर के पास ले जाएं, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो। तो डॉक्टर पेशेंट को देख करके और जांचे करके ये तय कर सकेंगे कि उसे माइल्ड है डेंगू कि मॉडरेट या सीवियर है। ये एक बार तय हो जाता है तो माइल्ड केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से कंडीशंस है जिसमें कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो डब्ल्यूएचओ ने कुछ अपने को लक्षण बताए हैं आफ्टर रिसर्च कि यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, सांस बहुत तेज चल रही है, गम से मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उठ भी नहीं पा रहा है शरीर बिस्तर से, या खून की उल्टियां हो रही है, ये कुछ लक्षण होते हैं। और कुछ टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि लिवर फेलियर में तो नहीं जा रहा पेशेंट। इस तरह की चीजें हैं। तो ये सब होने से जरूर अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं। ये ध्यान रहे कि सिर्फ प्लेटलेट्स की कमी हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का कारण नहीं होती है। इस बारे में अपन और बात करेंगे। दूसरी चीज जो हमें नहीं करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स नहीं लें डेंगू में। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? इस तरह की दवाइयां जैसे ओफ्लॉक्सासिन है, जीफी है, ओफ्रामैक्स है, सेफ्टम है। ऐसे बहुत तरह तरह की एंटीबायोटिक्स होती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम की होती है। जैसे निमोनिया हो गया किसी को, या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो ये जरूर काम करती है। पर जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि डेंगू एक वायरस होता है, और चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोविड हो, एचआईवी हो, वायरसेस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसीलिए एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा ये जरूर देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स लेने से शरीर का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उससे क्या होता है कि जो डेंगू वायरस जितने दिन में क्लियर हो जाना चाहिए था वो नहीं होता है। तो ये अपने को सोचना है कि चाहे मुंह से हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो न लें, और यदि हम आईवी के थ्रू एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो भी न लें। अब तीसरी बात कि डेंगू में प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाने चाहिए। ये सुन के आप चौंक गए होंगे, क्योंकि आज हर तरफ यही बातें हो रही है और डोनर्स इधर से उधर भाग रहे हैं कि हम पेशेंट का किस तरह से भला करें और क्या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो क्या डेंगू में ब्लीडिंग हो सकती है? हाँ, जरूर हो सकती है। ये देखा गया है कि डेंगू में 5 से 10% पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन क्या प्लेटलेट की कमी से डेंगू के पेशेंट में ब्लीडिंग होती है? ये प्रश्न सोचने लायक है। ये स्टडीज में देखा गया कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 10,000 हो या 1 लाख हो, ब्लीडिंग की रिस्क एक समान थी। मतलब कि सिर्फ प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। इसके अलावा और जांचें करी गई और स्टडीज करी गई, और ये देखा गया कि यदि हम पेशेंट्स को प्लेटलेट चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। उन्होंने ऐसे कुछ पेशेंट्स लिए जिनमें प्लेटलेट चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें प्लेटलेट नहीं चढ़ाए गए। तो ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को प्लेटलेट चढ़ाए गए उनका भी प्लेटलेट काउंट 6 दिन में ठीक हो गया, और 6 दिन में वो रिकवर हो गए। और जिनको नहीं चढ़ाए गए उनका भी प्लेटलेट काउंट 6 दिन में ठीक हो गया और वो रिकवर हो गए। तो कोई फर्क नहीं पड़ा प्लेटलेट चढ़ाने से। और इनफैक्ट इसमें लिखा है कि इनइफेक्टिव था इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। उससे कोई ब्लीडिंग में भी फर्क नहीं पड़ रहा था, प्लेटलेट चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। और जांचें हुई और स्टडीज हुई, और ये क्लियर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि रिस्क, कॉस्ट और पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से
प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन डेंगू में नहीं करना चाहिए। फिर हम डेंगू शॉक सिंड्रोम की बात करते हैं कि डेंगू शॉक सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, वो पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट सीरियस हो जाता है। उनमें क्या प्लेटलेट चढ़ाने चाहिए? तो इस स्टडी में उन्होंने 53 पेशेंट ऐसे लिए डेंगू शॉक सिंड्रोम के जिनमें कि प्लेटलेट चढ़ाए गए और 53 में नहीं चढ़ाए गए। तो रिजल्ट्स बड़े चौंकाने वाले थे। ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स में प्लेटलेट नहीं चढ़ाए गए थे वो जल्दी रिकवर हुए, उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम हुआ और उनका हॉस्पिटल डिस्चार्ज जल्दी हुआ। और जिन पेशेंट में प्लेटलेट चढ़ाए गए थे उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ गए, पल्मोनरी ईडीमा ज़्यादा देखा गया और हॉस्पिटल से छुट्टी होने में उनको ज़्यादा टाइम लगा। तो इनफैक्ट शायद ऐसा कुछ हो रहा था कि प्लेटलेट चढ़ाने से पेशेंट का नुकसान ही हो रहा था। और फिर मैं अपने खुद के तजुर्बे से कह सकता हूँ, 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ रक्त रोग में और मैंने कई डेंगू के पेशेंट्स का इलाज किया है। मैंने अभी तक किसी को प्लेटलेट नहीं चढ़ाए। आज भगवान की दया से सबके सब ठीक हुए हैं। आप भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यदि आपके पेशेंट का या आपके किसी जानकार के पेशेंट का प्लेटलेट काउंट मान लीजिए 10,000 है डेंगू में, और फिर आप उसको 3 4 5 यूनिट प्लेटलेट चढ़ा देते हो, तो फिर उस प्लेटलेट चढ़ाने के बाद में आप 4 घंटे बाद उस पेशेंट का प्लेटलेट काउंट चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि वो प्लेटलेट काउंट जरा सा भी नहीं बढ़ा है। मतलब ये कि जो पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाए गए वो नष्ट हो गए, वो खत्म हो गए। जिस प्रकार से उसके खुद के प्लेटलेट जो बन रहे हैं अच्छी तादाद में, वो नष्ट हो रहे हैं उस पूरे पैथोजेनेसिसिटिक प्रक्रिया में, तो चढ़ाए हुए प्लेटलेट भी तुरंत खत्म हो जाते हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं रहता। अगली बात ये कि नेशनल गाइडलाइंस डेंगू में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की एक टीम की डॉक्टर्स की टीम बनी थी जिसने कि पब्लिश किए। उसमें क्लियर लिख दिया उन्होंने कि 10,000 तक भी प्लेटलेट गिर जाए तो प्लेटलेट नहीं चढ़ाना है यदि पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं हो रही हो तो। और 10,000 के नीचे भी यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि ब्लीडिंग के रिस्क किसी कारण से ज़्यादा है, वो होते हैं कुछ कारण, तो ही चढ़ाना है, नहीं तो नहीं चढ़ाना है। और अगली बात यह है कि आईटीपी का नाम आप जानते होंगे। आईटीपी एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें कि प्लेटलेट बहुत कम होते हैं, उसका इलाज हम लोग करते हैं। आईटीपी वाले पेशेंट्स में 10,000 से 15,000 प्लेटलेट कई लोगों के 15 दिन 20 दिन महीने भर तक रहते हैं, और हम न तो उनको भर्ती करते हैं न उन्हें प्लेटलेट चढ़ाते हैं, वो सब ठीक होते हैं, किसी को ब्लीडिंग भी नहीं होती। अब जब आप प्लेटलेट चढ़ाने जाएं मान लीजिए अगर अस्पताल में, तो डॉक्टर आपको एक कंसेंट फॉर्म देते हैं जिसमें कि साइन करवाते हैं कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ये आपको बता दिए गए हैं। इसके साथ साथ वो आपको कॉम्प्लिकेशन भी बताते हैं कि प्लेटलेट यदि आप चढ़ाएंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपको तरह तरह की एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है जो कि ज़्यादा सीवियर होता है, सेप्सिस हो सकती है, शरीर में पस फैल सकता है और वो काफ़ी तकलीफ दे सकता है, और ट्राली हो सकता है। जो ट्राली बड़ा सीवियर रिएक्शन है, फॉर्चुनेटली उतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हमने केसेस देखे हैं। ट्राली में क्या होता है कि प्लेटलेट चढ़ाने के 2 दिन बाद, आप ये देखिए लेफ्ट साइड का एक्सरे प्लेटलेट चढ़ाने के पहले का है और राइट साइड का प्लेटलेट चढ़ाने के बाद का है। तो प्लेटलेट चढ़ाने के 2 या 3 दिन बाद फेफड़ों में सूजन आ जाती है, वहाँ पानी भर जाता है और एआरडीएस हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को फिर वेंटिलेटर पे तुरंत लेना पड़ता है और ये काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, और जनरली इसमें से 70% मरीजों की इसी कॉम्प्लिकेशन से मौत भी हो जाती है। तो प्लेटलेट चढ़ाने के सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, खास करके जब कि प्लेटलेट चढ़ाने का कोई फायदा हो नहीं रहा है। आशा है कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलते रहें। तो फाइनली अपन वापस से एक बार रिव्यू करें कि आज क्या क्या चीज़ों पे हमारी बातें हुई हैं। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसको फिर से जाके सुने और बड़ी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। कि पहली बात कि हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं पेशेंट्स को एडमिट करने की ज़रूरत है जिन्हें की मॉडरेट या सीवियर डेंगू हो। प्लेटलेट काउंट से हॉस्पिटल में भर्ती करने का कोई रिलेशन नहीं है।
दूसरी बात कि एंटीबायोटिक्स नाहक में नहीं लें, इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और तीसरी बात कि डेंगू में प्लेटलेट्स ना चढ़ाएं, इनके चढ़ाने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, नुकसान होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं।